स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो आप लोगों के लिए जो डिटेल लेक्चर सीरीज हमने स्टार्ट की है उसका मैं आज नेक्स्ट पार्ट लेकर आई हूँ, दैट इज फर्टिलाइजेशन बिटवीन मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट ऑफ ह्यूमंस। अभी इस टॉपिक को हम एकदम डिटेल में समझेंगे और क्विकली समझेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो क्वेश्चन है सिग्निफिकेंस ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन, वो आपको ऑलमोस्ट एक साल छोड़ के एक साल एवरी ईयर पूछा गया है। देखो इसका मैं PYQ दिखा देती हूँ आपको। 2022 का जो क्वेश्चन है यहाँ नहीं दिया है, लेकिन 2023 में सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन दिया है, डबल फर्टिलाइजेशन नहीं, सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन 2023 में आया है। फिर उसके बाद स्पर्म का स्ट्रक्चर तो हमने देख लिया, डिस्टिंग्विश बिटवीन स्पर्म एंड ओवम ये हमने अच्छे से पढ़ लिया, स्पर्मेटोजेनेसिस भी हमने अच्छे से देख लिया, ये स्पर्म का स्ट्रक्चर भी हमने पढ़ लिया, ये अभी हमने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो 2023 में आया था क्वेश्चन, 2025 में नहीं आया है, 24 में नहीं आया है। तो ये जो सिग्निफिकेंस वाला क्वेश्चन है ना, ये आपको इस साल आने के चांसेस हैं। अभी सिग्निफिकेंस मतलब क्या होता है कि व्हाट इज द कंक्लूजन ऑफ फर्टिलाइजेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन करके हमको फायदा क्या होगा। तो सिग्निफिकेंस समझने के लिए पहले प्रोसेस को अच्छे से समझना पड़ेगा, और बिना टाइम वेस्ट किए हम जल्दी जल्दी प्रोसेस को डिटेल में समझेंगे। बेसिकली फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है, फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट विथ फीमेल गैमेट, दैट इज कॉल्ड एज फर्टिलाइजेशन। और इसके लिए एक और वर्ड है जो हम यूज करते हैं, दैट इज सिनगैमी, ठीक है। तो फर्टिलाइजेशन के लिए हम वर्ड यूज करते हैं सिनगैमी, ये हमने चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ा था। सिन मतलब फ्यूजन और गैमी मतलब गैमेट्स, यानी कि गैमेट्स के बीच का फ्यूजन। तो बेसिकली पहले हम गैमेट्स फॉर्म करते हैं और फिर उसके बीच में फ्यूजन करते हैं। Fusion is the later process which involves fusion between haploid male and female gametes, जिसके वजह से आपको diploid zygote मिलता है। जब आप haploid male और haploid female को फ्यूज करोगे, 23 chromosomes of female, 23 chromosomes of male, तो आपको जो zygote मिलेगा वो diploid मिलेगा ना, this is N, this is N। तो इसको बोलते हैं diploid zygote, जिसके पास 46 chromosomes होते हैं। Like in other mammals, in humans द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। जैसे अदर मैमल्स में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है, वैसे ह्यूमंस में भी इंटरनल फर्टिलाइजेशन होता है। और ये यूजुअली कहाँ पर होता है, यूटेरस के एम्प्यूला में, मतलब फेलोपियन ट्यूब के एम्प्यूला वाले रीजन में होता है। ये देखो मैंने आपको बताया भी है, ये अपना यूटेरस है, ये अपना फेलोपियन ट्यूब है, दिस इज फिम्ब्री है एंड दिस इज द ओवरी। तो यहाँ पर अपना फर्टिलाइजेशन होता है, यहाँ पे एग है, यहाँ पे स्पर्म है, दिस पार्ट इज नोन एज एम्प्यूला। तो ये लाइन आपको CET में भी पूछी जाती है, नर्सिंग CET में भी पूछी जाती है और नीट में भी पूछी जाती है कि साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, मतलब एग्जैक्टली मेल गैमेट और फीमेल गैमेट कहाँ पर फ्यूज होते हैं। तो एम्प्यूला इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन। और फिर फाइनली अपना जो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, ये अंडा आगे जाके एम्ब्रियो बनता है, फिर एम्ब्रियो से जाइगोट बनता है, और ये पूरा प्रोसेस होता है यूटेरस के अंदर। तो वो एम्ब्रियो डेवलपमेंट में हम देखेंगे। अभी आज हम पढ़ने वाले हैं कि ये फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, ठीक है। ये आपका रिवीजन स्टेप्स है, मतलब ये आपको लास्ट मिनट रिवीजन करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करता है। तो एक एक करके पहले डिटेल में टॉपिक देखते जाते हैं, फिर रिवीजन स्टेप्स देखेंगे, ओके। चलो सबसे पहले देखते हैं हम इंट्रोडक्शन की फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कैसे होता है। मैकेनिज्म ऑफ फर्टिलाइजेशन में हमको क्या बोला गया है कि जैसे ही मेल्स अपना सीमेन रिलीज करते हैं, व्हेन males release their semen, it has sperm and it has some secretion। तो मेल का जो सीमेन होता है उसमें सेमिनल वेसिकल का फ्लूइड है। सेमिनल वेसिकल में क्या क्या था, फ्रुक्टोज था, प्रोस्टाग्लैंडिन्स था, फाइब्रिनोजेन था, थोड़ा थोड़ा उसमें लुब्रिकेटिंग फ्लूइड होगा, थोड़ा थोड़ा उसमें प्रोस्टैटिक फ्लूइड होगा, थोड़ा एसिड होगा। तो मेल्स के सीमेन में बहुत सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, और ये सीमेन पूरा ऐसे थिक रहता है। कोएगुलेटेड सीमेन मतलब कि थिक सीमेन। जैसे ही पीनस से सीमेन निकलता है, ये सीमेन ऐसे एकदम लिक्विड नहीं रहता है, गाढ़ा गाढ़ा रहता है, इट इज थिक एंड इट अंडरगोज लिक्विफिकेशन एंड स्पर्म्स बिकम एक्टिव। तो जैसे ही ये सीमेन फीमेल के वजाइना में जाएगा, फीमेल का वजाइना बहुत ही ज्यादा एसिडिक होता है, तो ये सीमेन फीमेल के वजाइना में जाते ही मेल्ट हो जाता है, लिक्विफाई हो जाता है, और फिर आपका फर्टिलाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। सो फर्स्ट स्टेप ऑफ फर्टिलाइजेशन इज मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स एग। सबसे पहले हमारा स्पर्म कहाँ जाने वाला है, हमारा स्पर्म अंडे की तरफ जाने वाला है। ये देखो स्पर्म एग के पास जा रहे हैं, दिस इज द कोरोना रेडिएटा मेम्ब्रेन। तो जब हमारा स्पर्म अंडे के पास जाता है तो सबसे पहला स्टेप होता है कैपेसिटेशन। अब बेसिकली क्या होता है,
देखो ये फीमेल का वजाइना है और यहाँ से अपने स्पर्म्स आते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि फीमेल का जो वजाइना होता है उसका पीएच अप्रोक्सीमेटली 2 होता है, यानी कि बहुत ही ज्यादा एसिडिक पीएच होता है। और मेल्स का जो सीमेन होता है, जहाँ पे स्पर्म को रहने की आदत है, ये सीमेन का पीएच कितना होता है? अप्रोक्सीमेटली 7.2 7.4 के आसपास होता है, विच इज नियर न्यूट्रल, थोड़ा बेसिक पीएच होता है। ठीक है, अभी ये स्पर्म को अगर मैं अचानक से इतने ज्यादा एसिड में डाल दूंगी तो स्पर्म मर जाएंगे, उनकी स्पीड एकदम से स्लो हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पर्म आते ही इनकी स्पीड जो है बहुत ही स्लो हो जाती है, यानी कि इनकी जो स्विम करने की कैपेसिटी है वो कैपेसिटी स्लो हो जाती है, ये जल्दी जल्दी स्विम नहीं कर पाते हैं, तो हमको इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ेगी। यहाँ पर ये जो स्पर्म का स्विमिंग स्पीड है इसको बोलते हैं अनड्यूलेटिंग मूवमेंट, मतलब ये फास्ट फास्ट स्विम नहीं कर पा रहे, लेकिन जैसे ही हम इसकी स्पीड बढ़ाएंगे ये एकदम जाप जूप करके ऐसे ज्विंग 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 करके आगे चला जाएगा, तो उस मूवमेंट को बोलेंगे व्हिप्लैश मूवमेंट। तो यहाँ से यहाँ तक का सफर कैसे होता है? हम अपने स्पर्म को ऐसा क्या मैजिक चीज दे देते हैं जिसकी वजह से उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो देखो स्पर्म की जो स्पीड है वजाइना में आते ही उसकी स्पीड कम हो जाती है, 50% स्पर्म तो यहीं पे मर जाते हैं, दे आर डिस्ट्रॉयड इन द वजाइना, क्योंकि फीमेल का वजाइना एसिडिक होता है। और बाकी जो थोड़े बहुत बचे कुछ स्पर्म होते हैं उनको हम कैपेसिटेशन प्रोसेस करवाते हैं। कैपेसिटेशन प्रोसेस में क्या होता है मैम? इधर देखो, कैपेसिटेशन प्रोसेस में हम अपने स्पर्म को कैल्शियम आयंस प्रोवाइड करते हैं, Ca फॉर कैल्शियम, Ca फॉर कैपेसिटेशन। कैल्शियम आयंस की मदद से जैसे ही आप अपने स्पर्म को कैल्शियम आयन देते हो उसकी जो टेल की मोटिलिटी है वो बढ़ जाती है। सो दिस प्रोसेस रिक्वायर्स 5 to 6 आवर्स। ये पूरा प्रोसेस करने के लिए 5-6 घंटे का टाइम लगता है। एक्रोसोम मेम्ब्रेन के अंदर कैल्शियम जाएगा जिसके वजह से स्पर्म की जो टेल है वो एकदम रैपिड मूवमेंट दिखाना स्टार्ट करती है। इट शोज रैपिड मूवमेंट, मतलब स्पर्म ऐसे जुप 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 करके आगे चला जाता है। एज अ रिजल्ट ऑफ कैपेसिटेशन स्पर्म्स बिकम एक्स्ट्रा एक्टिव और फटाफट ये वजाइना से ऊपर यूटरस तक जाना स्टार्ट कर देते हैं। द प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक्टिवेट द स्पर्म। हमारे फीमेल के जो सेमिनल वेसिकल से जो प्रोस्टाग्लैंडिन आया था, ये प्रोस्टाग्लैंडिन किधर से आया है? सेमिनल वेसिकल से आया है। याद करो मैंने आपको सेमिनल वेसिकल में 3 हार्मोन्स बताए थे, फिर से पीछे जाके दिखाती हूँ। मेल्स का जो सेमिनल वेसिकल होता है उसमें 3 हार्मोन्स बनते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ये प्रोस्टाग्लैंडिन क्या करता है? फीमेल के वजाइना को कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब फीमेल का वजाइना स्पर्म को अंदर खींचेगा। तो ये प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से स्पर्म एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। जैसे ही स्पर्म को कैल्शियम मिलता है स्पर्म एकदम से एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, किधर गया किधर गया, हाँ। जैसे ही प्रोस्टाग्लैंडिन्स मिलता है स्पर्म एकदम से एक्टिवेट हो जाते हैं और फीमेल का जो वेस्टिबुलर सेक्रीशन है उसके वजह से भी थोड़ा थोड़ा स्पर्म को हेल्प मिलती है। आधे स्पर्म्स तो पहले ही मर गए, अब बचे कुछ स्पर्म्स को थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं हम। तो अब हमारे स्पर्म की स्पीड कितनी हो जाती है? द स्पर्म नाउ स्विम्स एट अप्रोक्सीमेटली 1.5 to 3.0 mm पर मिनट। ये क्वेश्चन सीईटी क्वेश्चन है, ये नर्सिंग सीईटी में भी आता है, नीट में भी आता है और एमएसटी सीईटी में भी आता है। अब हमारा जो स्पर्म है ये एम्प्यूला तक जाएगा, स्विमिंग कर करके एम्प्यूला तक जाएगा। यूटरस के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से ये एम्प्यूला तक पहुंच जाता है। आफ्टर कैपेसिटेशन देखो फीमेल का यूटरस भी कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन के वजह से, क्योंकि यूटरस को भी स्पर्म चाहिए, फीमेल को भी स्पर्म चाहिए ना, क्योंकि उसको अपना अंडा फर्टिलाइज करना है। तो फीमेल भी यूटरस कॉन्ट्रैक्ट करती है और स्पर्म भी स्विम करके आगे जाता है, तो दोनों एक दूसरे की हेल्प करते हैं। आफ्टर कैपेसिटेशन स्पर्म को सिर्फ कितना टाइम लगता है स्विम करने के लिए? 5 मिनट में वो एम्प्यूला में पहुंच जाता है। मतलब यहाँ पे जो मेरा स्पर्म अटका हुआ था, आपका जो स्पर्म यहाँ पे अटका हुआ था, ये 5 मिनट में यहाँ से यहाँ आ जाएगा। विदिन 5 मिनट्स इट विल रीच एम्प्यूला। एंड स्पर्म्स का वायबिलिटी कितना होता है? दिस इज ऑल्सो सीईटी क्वेश्चन। स्पर्म्स 24 से 48 घंटे तक वायबल रह सकते हैं, मतलब अगर 24-48 आवर्स के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो स्पर्म मर जाएंगे। और जो फीमेल का अंडा होता है वो 24 आवर्स तक वायबल रह सकता है। सो दिस इज ऑल्सो सीईटी क्वेश्चन। मैं जो स्टेटमेंट हाईलाइट करूंगी वो आपके बोर्ड्स में एमसीक्यू में भी आ सकता है और सीईटी में भी आ सकता है। तो यहाँ पर देखो फर्स्ट स्टेप क्या बोला हमने? सबसे पहले तो इंसेमिनेशन यानी कि रिलीज ऑफ स्पर्म। सबसे पहला स्टेप क्या करना पड़ेगा? स्पर्म रिलीज करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एज इंसेमिनेशन। फिर दूसरा स्टेप हमने क्या किया?
स्पर्म को एक्टिवेट किया। अब तीसरा स्टेप है कीमो अट्रैक्शन। कीमो अट्रैक्शन में क्या होता है, ध्यान से देखो, आउट ऑफ 200 to 400 मिलियन स्पर्म सिर्फ कुछ स्पर्म्स एम्प्यूला तक पहुंचते हैं और उसमें से भी सिर्फ एक सिंगल स्पर्म हमारे अंडे को फर्टिलाइज करता है। जैसे ही स्पर्म अंडे के कांटेक्ट में आता है, ये स्पर्म के अंदर से कुछ केमिकल्स निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये देखो, ये अपना स्पर्म है, ठीक है, और यहाँ पे अपना एग है और यहाँ पे बाहर कोरोना रेडिएटा है। यहाँ पे सब कोरोना रेडिएटा की लेयर है और यहाँ पे जोना पेलुसिडा है। तो ये जो स्पर्म है, ये स्पर्म के पास यहाँ एक्रोसोम है और ये एक्रोसोम के अंदर एंजाइम्स हैं। दिस इज न्यूक्लियस एंड दिस इज सेंट्रियोल्स। तो ये जो एक्रोसोम है, एक्रोसोम के पास जो एंजाइम्स है, ये एंजाइम्स क्या करते हैं, कोरोना रेडिएटा के सेल्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दीज एंजाइम्स आर कॉल्ड एज कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम्स या हाइलुरोनिडेज। क्योंकि यहाँ पे जो केमिकल प्रेजेंट है वो कौन सा केमिकल था, हाइलुरोनिक एसिड था ना। कौन सा केमिकल प्रेजेंट था यहाँ पे, हाइलुरोनिक एसिड। तो स्पर्म क्या रिलीज करना स्टार्ट करेगा, हाइलुरोनिडेज। तो हमारा स्पर्म जैसे ही अंडे के पास आता है वो क्या रिलीज करना स्टार्ट करता है, हाइलुरोनिडेज एंड कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम। इसकी मदद से कोरोना रेडिएटा के सेल्स डिसॉल्व हो जाते हैं और हमारा जो स्पर्म है वो जोना पेलुसिडा के पास पहुंच जाता है। अब समझो हमने कोरोना रेडिएटा के सेल्स उड़ा दिए। ये देखो, मैंने कोरोना रेडिएटा का सेल्स उड़ा दिया। अब जोना पेलुसिडा लेयर बचा, दिस इज जोना पेलुसिडा। अब इस जोना पेलुसिडा लेयर इज वेरी स्पेशल क्योंकि इस जोना पेलुसिडा लेयर के पास स्पेशल रिसेप्टर्स होते हैं। दे हैव स्पेशल एंटीना लाइक मॉलिक्यूल्स जो कोरोना रेडिएटा के नीचे छुपे हुए रहते हैं। ये रिसेप्टर्स जोना पेलुसिडा के रिसेप्टर्स है। ये देखो, दीज आर जोना पेलुसिडा रिसेप्टर्स। ये कोरोना रेडिएटा है, कोरोना रेडिएटा को मैंने पूरा डिसॉल्व कर दिया तो अब आया जोना पेलुसिडा। ये देखो, ये वाई शेप स्ट्रक्चर इज जोना पेलुसिडा रिसेप्टर्स। ये अपने स्पेशल प्रोटीन रिसेप्टर्स है। ये क्या करते हैं, ये हमारा जो एग है, सॉरी जो स्पर्म है, ये स्पर्म के साथ बाइंड करते हैं। मतलब स्पर्म के पास भी रिसेप्टर होता है। इधर देखो ध्यान से, ये अपना स्पर्म है, इस स्पर्म के पास भी रिसेप्टर है और ये अपना एग है, इस एग के पास भी रिसेप्टर है। मतलब ये मेरा फीमेल का रिसेप्टर है, ये अपना फीमेल का रिसेप्टर है और ये स्पर्म का रिसेप्टर है, ऐसा। तो इन दोनों के बीच में ना कंपैटिबिलिटी चेक होता है कि ये रिसेप्टर और ये रिसेप्टर दोनों मैच करते हैं कि नहीं करते हैं। तो इस रिएक्शन को बोलते हैं कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। अभी स्पर्म के पास जो रिसेप्टर है उसको बोलते हैं एंटी फर्टिलाइजिन। सी दिस इज द स्पर्म। स्पर्म के पास जो रिसेप्टर है उसको बोलेंगे एंटी फर्टिलाइजिन और एग के पास जो रिसेप्टर है उसको बोलेंगे फर्टिलाइजिन। तो दोनों के बीच में अगर कंपैटिबिलिटी फिट हो गई तो उसको बोलते हैं फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन। देखो, जोना पेलुसिडा के पास जो रिसेप्टर्स है इसको बोलते हैं ZP3, ZP2, दीज आर स्पेशल रिसेप्टर्स। ये फर्टिलाइजिन प्रोटीन स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजिन के साथ ही बाइंड करता है। तो यहाँ पर स्पर्म को हम अट्रैक्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन करने के लिए और फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन होता है और ये सिर्फ सेम स्पीशीज के बीच में ही हो सकता है। सो द फर्टिलाइजिन एंटी फर्टिलाइजिन रिएक्शन इज ऑल्सो कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। आपको ये स्टेटमेंट 2 मार्क्स के लिए जस्टिफाई करने के लिए पूछा जा सकता है। स्पर्म के पास जो रिसेप्टर्स होते हैं उनका नाम एंटी फर्टिलाइजिन है, दिस इज CET क्वेश्चन। स्पर्म के पास जो रिसेप्टर्स है उसको बोलते हैं द फर्टिलाइजिन बाइंड्स टू स्पेसिफिक एंटी फर्टिलाइजिन। अंडे के पास जो रिसेप्टर है उसको फर्टिलाइजिन बोलेंगे और स्पर्म के पास जो रिसेप्टर है उसको एंटी फर्टिलाइजिन बोलेंगे और दोनों के बीच में जो रिएक्शन होगा उसको कंपैटिबिलिटी रिएक्शन बोलेंगे। ठीक है, चलो फाइनली यहाँ पर दोनों के बीच में रिएक्शन हुआ, दिस इज कॉल्ड एज कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। कंपैटिबिलिटी रिएक्शन। अब क्या होगा, अब हमारा एक स्पर्म सिलेक्ट हो गया, बाकी के स्पर्म्स रिजेक्ट हो जाएंगे। तो देखो, हमने यहाँ पर केमिकल अट्रैक्शन किया क्योंकि स्पर्म कंफ्यूज हो जाता है ना। जब स्पर्म यूटेरस के अंदर आता है तो स्पर्म कंफ्यूज हो जाता है कि मैं लेफ्ट साइड में जाऊं कि राइट साइड में जाऊं। तो यहाँ पर जो अपना एग है, इस एग के पास जो रिसेप्टर है, दिस इज माई एग एंड दिस इज माई ZP2 रिसेप्टर। तो ये अपने स्पर्म को सिग्नल देता है कि इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, क्योंकि स्पर्म कंफ्यूज हो गया था कि मैं किधर जाऊं, लेफ्ट साइड जाऊं कि राइट साइड जाऊं। तो स्पर्म के पास भी रिसेप्टर है और एग के पास भी रिसेप्टर है, तो हम स्पर्म को अट्रैक्ट करते हैं। सो यहाँ पर हमने अट्रैक्शन किया और कंपैटिबिलिटी रिएक्शन किया। देखो, जब स्पर्म आया
तो उसने पहले एंजाइम्स रिलीज किए, पूरा कोरोना रेडिएटा डिसॉल्व किया और फिर वो जोना पेलुसिडा के साथ बाइंड करता है। जैसे ही हमारा स्पर्म जोना पेलुसिडा के साथ बाइंड करता है तो हमारे फीमेल का जो एग है उसका पोलैरिटी चेंज हो जाता है। स्टार्टिंग में जो ये एग है ना, इसका पोलैरिटी जब ये रेस्टिंग मेम्ब्रेन होता है, जब ये रेस्ट करता है, ये हम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वी विल स्टडी दिस इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर नंबर 9। जब हमारा एग मेम्ब्रेन रेस्ट करता है तो उसका वोल्टेज होता है -70 मिलीवोल्ट। लेकिन जैसे ही ये स्पर्म के कांटेक्ट में आता है, ये मेम्ब्रेन एकदम से एक्टिवेट हो जाती है, तो इसका वोल्टेज बदल जाता है। मतलब यहाँ पे ना सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं, यहाँ पे बहुत सारे सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं। सोडियम आयंस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी पोलैरिटी -70 से चेंज होके +30 मिलीवोल्ट हो जाती है। तो अपना जो अंडा है, फीमेल का जो एग है, वो एकदम से एक्टिवेट हो जाता है कि अरे बाप रे स्पर्म आ गया, स्पर्म आ गया। तो हमारा बाकी का स्पर्म एंट्री ब्लॉक हो जाता है। ओके, सो यहाँ पर जैसे ही पोलैरिटी बदलती है -70 मिलीवोल्ट से +20 +30 मिलीवोल्ट, उसको बोलते हैं डीपोलराइजेशन। सोडियम आयंस अंदर आते हैं तो आपका जो एग मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव हो गया ना। ये देखो अपना जो एग मेम्ब्रेन है अब ये पॉजिटिव हो गया, तो अभी दूसरा स्पर्म इस पॉजिटिव मेम्ब्रेन के पास आएगा ही नहीं, क्योंकि स्पर्म कैन बाइंड विथ नेगेटिव सेल मेम्ब्रेन। लेकिन अपना सेल मेम्ब्रेन अब पॉजिटिव हो गया क्योंकि एक स्पर्म ऑलरेडी बाइंड कर चुका है, क्योंकि सोडियम आयंस अंदर आ गए। कैसे सोडियम आयंस अंदर आए? क्योंकि इन दोनों के बीच में इंटरैक्शन हुआ। ये कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर में पढ़ोगे। तो जैसे ही आपका सोडियम आयंस अंदर आता है, आपका एग मेम्ब्रेन पॉजिटिव हो जाता है और अब दूसरा स्पर्म अंदर नहीं आ सकता। तो इसके वजह से देयर विल बी नो पॉलीस्पर्मी, यानी मल्टीपल स्पर्म्स अंदर नहीं आ सकते। इसको बोलते हैं फास्ट ब्लॉक ऑफ पॉलीस्पर्मी। तो मैम ट्विंस कैसे बनते हैं? ट्विंस का कॉन्सेप्ट अलग है। कभी कभी एक ही स्पर्म की वजह से 2 एग्स फर्टिलाइज हो जाते हैं, या अंदर ही अंदर एक जाइगोट खुद डिवाइड होके 2 एम्ब्रियो बन जाता है, तो दैट इज आइडेंटिकल ट्विंस। ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? यहां तक तो हमने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? As the sperm head touches the zona pellucida in acrosome reaction, its acrosome covering ruptures to release enzymes. देखो जैसे ही स्पर्म कोरोना रेडिएटा के साथ आया या जोना पेलुसिडा के साथ आया, इसमें से एंजाइम्स रिलीज होती है। जैसे ही एंजाइम रिलीज होती है ना, वहां पे एक स्ट्रक्चर बनता है। दे एक्ट ऑन द जोना पेलुसिडा एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट एंड दिस कॉजेज एग रिएक्शन, यानी कि एक छोटा सा कोन जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है। ये देखो इस डायग्राम में आपको क्लियरली दिखाई देगा। यहाँ पे ये कोन जैसा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर बनता है। इसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। मतलब यहाँ पे स्पर्म रिसीव होने वाला है। ये जो कोन जैसा स्ट्रक्चर है, देखो और एक डायग्राम में दिखाती हूँ मैं। यहाँ पे ये ऐसा कोन जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है ना, ये इसको बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। मतलब यहाँ से स्पर्म अंदर जाने वाले, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं कोन ऑफ रिसेप्शन। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है मैम, बताती हूँ मैं। यहाँ पे जब कोन ऑफ रिसेप्शन बनता है तो इससे पता चलता है कि स्पर्म का हेड अंदर आने वाला है। द स्पर्म हेड कम्स इन कॉन्टैक्ट विद दिस कोन। इट रिजल्ट्स इन प्रोडक्शन ऑफ वीक वेव ऑफ डीपोलराइजेशन। मैंने क्या बोला? पोलैरिटी चेंज हो जाती है ना। ये देखो डीपोलराइजेशन हो जाता है, मतलब सोडियम आयंस अंदर आ जाते हैं। डीपोलराइजेशन मतलब नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाना। तो यहाँ पर जब डीपोलराइजेशन होता है मतलब सोडियम आयंस की एंट्री होती है और आपका जो मेम्ब्रेन है वो पॉजिटिव हो जाता है। सो नाउ प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ बोथ द सेल्स डिसॉल्व। तो यहाँ पर आके दोनों मेम्ब्रेन डिसॉल्व हो गया। ये देखो स्पर्म का मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो गया और एग वाला मेम्ब्रेन भी डिसॉल्व हो गया। ये देखो ये मेम्ब्रेन गायब हो गई और स्पर्म का जो मेम्ब्रेन था वो भी गायब हो गया। ग्रीन ग्रीन दोनों का गायब हो गया। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, ध्यान से देखो। इसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी गायब हो गया, नो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और यहाँ पे जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन था वो भी गायब हो गया। बोथ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन डिसॉल्व एंड द स्पर्म न्यूक्लियस एंड द सेंट्रियोल्स एंटर द एग व्हाइल द अदर पार्ट्स रिमेन आउटसाइड। तो अब यहाँ पे क्या होने वाला है, स्पर्म का जो न्यूक्लियस था और यहाँ पे जो 2 सेंट्रियोल्स थे, ये न्यूक्लियस और ये सेंट्रियोल्स अंदर आ जाएंगे। देखो इस डायग्राम में दिखाती हूँ मैं। स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो अंदर आ गया और स्पर्म का जो सेंट्रियोल्स है वो अंदर आ गया। ये देखो न्यूक्लियस अंदर आ गया और इसके पीछे पीछे जो 2 सेंट्रियोल्स रहते हैं वो भी अंदर आ जाता है, और स्पर्म का जो टेल है, माइटोकॉन्ड्रिया है, वो सब बाहर रह जाते हैं। पूरा स्पर्म कभी भी अंदर नहीं जाता, सिर्फ उसका न्यूक्लियस और सेंट्रियोल्स अंदर आते हैं। अब क्या होगा? नाउ व्हाट विल हैपन?
As soon as the sperm head touches the vitelline membrane, a cortical reaction gets activated, changing the vitelline membrane into fertilization membrane by deactivating the sperm receptors. This is very important. इधर देखो, जैसे ही न्यूक्लियस अंदर आया, जैसे ही ये न्यूक्लियस वाइटलिन मेम्ब्रेन के साथ टच हुआ, ध्यान से देखो, जैसे ही ये स्पर्म इस वाइटलिन मेम्ब्रेन के साथ टच हुआ, आपके ये जो कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स फट गए। ये जितने भी कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स हैं, ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स ओपन हो गए। ये कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स जैसे ही रिलीज हुए, वैसे ही आपका जोना पेलुसिडा का जो रिसेप्टर्स है, ये डीएक्टिवेट हो गया। ये क्यों डीएक्टिवेट हुआ मैम? ताकि आपका दूसरा स्पर्म गलती से भी इसके साथ बाइंड ना कर सके, यानी कि पॉलीएम्ब्रियोनी ना हो सके। एक टाइम पे एक स्पर्म आया, बस हमको बार बार दूसरा स्पर्म नहीं चाहिए। तो जैसे ही स्पर्म का हेड वाइटलिन मेम्ब्रेन के साथ टच होता है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज हो जाते हैं। जैसे ही कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स रिलीज होते हैं, इनके बीच में देखो स्पेस बढ़ते जाएगा। अभी धीरे धीरे ये पेरीवाइटलिन स्पेस कितना बड़ा हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन एनवलप। जितना बड़ा स्पेस रहेगा, स्पर्म के अंदर आने के चांसेस उतने कम हो जाएंगे, तो पॉलीएम्ब्रियोनी नहीं होगा। तो इधर देखो, डिस्टिंक्ट पेरीवाइटलिन स्पेस इज क्रिएटेड। डिस्टिंक्ट मतलब काफी बड़ा पेरीवाइटलिन स्पेस बन जाता है, एंड दिस प्रिवेंट्स एंट्री ऑफ एनी फर्दर स्पर्म्स इनटू द एग, यानी कि पॉलीस्पर्मी नहीं होगा। इसको बोलते हैं स्लो ब्लॉक। ये देखो, पहले तो आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्यूज हुआ, स्पर्म का प्लाज्मा मेम्ब्रेन और एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक साथ फ्यूज हो जाता है। तो अभी न्यूक्लियस अंदर आने वाला है। जैसे न्यूक्लियस अंदर आने वाला है, कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स क्या करते हैं, ये रिसेप्टर्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं जोना पेलुसिडा के, और कॉर्टिकल ग्रैन्यूल्स में से छोटे छोटे ग्रैन्यूल्स बाहर रिलीज हो जाते हैं। इसकी वजह से पेरीवाइटलिन स्पेस बढ़ जाता है। Thus it pushes away covering the gap between sperm and plasma membrane। और अब इसके वजह से क्या होगा, पॉलीस्पर्मी नहीं होगा। तो ये जो इतना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट दिया है, मैंने उसको यहाँ पे शॉर्ट में लिख के रखा है। दिस इज इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल। अब फाइनली अपना प्रोसेस खत्म होने आया। अब क्या होगा, जैसे तैसे करके, इतनी मेहनत करके हमारा स्पर्म ने अपना न्यूक्लियस अंदर दे दिया। ये न्यूक्लियस अंदर आया और इसके साथ इसका सेंट्रियोल्स भी अंदर आ गया। अब सबसे पहले ये न्यूक्लियस इधर ही वेट करेगा। पहले ये सेंट्रियोल हमारे एग के पास जाएंगे। देखो क्या होने वाला है, अब इधर पे हमको एग को एक्टिवेट करना है। ये ध्यान से देखो, ये जो सेंट्रियोल्स है, ये सेंट्रियोल्स पहले हमारे फीमेल के पास आएंगे। द ओवम बिफोर फर्टिलाइजेशन इट वॉज एट मेटाफेज, तो हमको पहले इसका मेटाफेज कंप्लीट करना है। With the contact of sperm head to the vitelline membrane, it gets activated to resume its meiosis 2। जैसे ही आपका सेंट्रियोल्स आता है, वैसे ही meiosis 2 कंप्लीट होता है, सेकेंड पोलर बॉडी बनती है। ये देखो, इधर पे meiosis 2 कंप्लीट होगा, इसका सेकेंड पोलर बॉडी फॉर्म हो जाएगी, और फिर फाइनली आपका फीमेल का जो न्यूक्लियस है वो मेच्योर हो जाएगा। दिस इज फीमेल प्रो न्यूक्लियस। और अब मेल प्रो न्यूक्लियस और फीमेल प्रो न्यूक्लियस के बीच में क्रोमोसोम्स एक दूसरे के साथ बाइंड करेंगे, स्पिंडल फाइबर बनेगा और आपको मिल जाएगा आपका जाइगोट। सो नाउ जर्मिनल वेसिकल विल डिसअपियर, इट विल बिकम फीमेल प्रोन्यूक्लियस, जिसको बोलते हैं फीमेल एग। एंड नाउ ये जो मेल का न्यूक्लियस बेचारा इधर वेट कर रहा था, ये रुका हुआ था ना, पहले हमारा फीमेल का एग है, इसका पहले हमने मियोसिस 2 कंप्लीट करवाया। ये सेंट्रियोल इधर गया, ये सेंट्रियोल इधर आया, तो इसका हमने पहले मियोसिस 2 कंप्लीट किया, ऐसे स्पिंडल फाइबर बनाया, फिर ये 2 सेल्स में डिवाइड हुए। ये है आपका मेच्योर ओवम, इसको बोलते हैं फीमेल प्रोन्यूक्लियाई, और ये बना आपका छोटा सा सेकेंड पोलर बॉडी। क्या बना इधर पे, सेकेंड पोलर बॉडी, तो इसका कुछ काम नहीं है। नाउ दिस मेच्योर ओवम विल बाइंड विथ मेल न्यूक्लियस, तो अब इसको बोलेंगे फीमेल प्रोन्यूक्लियस और इसको बोलेंगे मेल प्रोन्यूक्लियस। अब इन दोनों के बीच में बाइंडिंग होगी और हमको हमारा जाइगोट मिलने वाला है। यस, सो नाउ द कवरिंग ऑफ मेल एंड फीमेल प्रोन्यूक्लियस डीजनरेट, दोनों न्यूक्लियस के बाहर का मेम्ब्रेन डिसअपियर हो जाएगा, दोनों का क्रोमोसोम पेयरिंग होगा, इसको बोलते हैं फ्यूजन ऑफ क्रोमोसोम्स, सिन करियोन यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस, बाय प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी और करियोगैमी यानी फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियस। The zygote is formed and the proximal centriole received from the sperm helps in formation of syn-caryon spindle and cleavage of cell into 2 blastomeres। तो जैसे ही आपका जाइगोट बनेगा,
आपका सेंट्रियोल्स अभी तक गायब नहीं हुआ है। जैसे ही आपका जायगोट मिला, अब ये जायगोट आगे का सेल डिवीजन प्रोसेस करना कंटिन्यू करेगा। ये देखो कैसे हो रहा है, मेल न्यूक्लियस फीमेल न्यूक्लियस फ्यूज हुआ और आपको मिला आपका जायगोट। अभी भी सेंट्रियोल्स तो उधर ही है ना, अब वो सेंट्रियोल्स क्या करेंगे, फर्दर डिवीजन करेंगे। यहाँ पे देखो ये आपका जायगोट मिला, अभी ये सेंट्रियोल्स इसका डिवीजन करेंगे और आपको आपका एम्ब्रियो बनाने में हेल्प करेंगे। तो सेंट्रियोल्स की वजह से आगे का फिर फर्दर डिवीजन होता है, जिसको बोलते हैं एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फर्टिलाइजेशन क्यों किया हमने, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन? हमको मेल और फीमेल की मदद से डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स मिले जायगोट में, और हम सेक्स डिटर्मिनेशन भी कर सकते हैं, बच्चा मेल होने वाला है कि फीमेल होने वाला है वो भी पता कर सकते हैं। तो सेकेंडरी oocyte का प्रोसेस कंप्लीट हुआ, मियोसिस 2 कंप्लीट हुआ, डिप्लॉयड क्रोमोसोम नंबर्स हमको मिले जायगोट में। ओवम के पास खुद का सेंट्रियोल्स नहीं था, इसीलिए उसको स्पर्म के ऊपर ही डिपेंड करना पड़ता है। फर्टिलाइजेशन प्रोसेस में मेल न्यूक्लियस और फीमेल न्यूक्लियस के बीच में फ्यूजन होता है, जिसके वजह से हमको जो बच्चा है उसमें न्यू कैरेक्टर्स देखने मिलते हैं। 50% कैरेक्टर्स आर ऑफ मेल, 50% कैरेक्टर्स आर ऑफ फीमेल, इसीलिए हमको बच्चे में वेरिएशंस देखने मिलते हैं। एंड वी कैन ऑल्सो डिटरमाइन द सेक्स ऑफ द ऑफस्प्रिंग, बच्चा मेल है कि फीमेल है हम ये भी बता सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स के लिए आ सकता है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस टॉपिक। सो आई होप आपको फर्टिलाइजेशन वाला कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ गया होगा। मैंने शॉर्ट में डिटेल में समझाने की कोशिश की है। किसी को कोई भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं नेक्स्ट वीडियो में ये डाउट सॉल्व कर दूंगी। मैं ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स कवर कर रही हूँ डिटेल में, ताकि आप लोगों को चैप्टर्स पढ़ने में आसानी हो। कम टाइम है, ज्यादा पढ़ना है, इसीलिए मैं आपकी हेल्प कर रही हूँ। आपको सिर्फ पढ़ना है, चैनल को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, बाकी सब काम हम आपके लिए करेंगे, सिर्फ आप पढ़ना चालू करो। So all the best, very less time is left, but we have to study a lot and we will work together. So take care and keep studying and see you soon. Bye bye.